तो यार भाई लोग कैसे हो सब। आज के इस वीडियो में हम टॉप 10 मर्डर मिस्ट्री एनिमेस ऑफ ऑल टाइम के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोगों को एनिमे टॉप 10 लिस्ट देखना पसंद है तो हमने पहले भी काफी सारे टॉप 10 लिस्ट बनाए, लाइक टॉप 10 डार्क एनिमेस ऑफ ऑल टाइम, टॉप 10 एक्शन एनिमे ऑफ ऑल टाइम एंड साथ ही साथ पब्लिक डिमांड पर टॉप 10 एची एनिमे ऑफ ऑल टाइम। तो अगर आप लोगों ने इनमें से कोई वीडियो नहीं देखा है एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप जाके देख सकते हैं। एंड वीडियो में आगे बढ़ने के पहले ही मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि इस लिस्ट में कई सारे एनिमेस लाइक मॉन्स्टर को कवर नहीं किया गया है तो आप इस बात का बुरा मत मानना, क्योंकि उसे हम पहले दूसरी लिस्ट में कवर कर चुके हैं। तो बार बार एक ही एनिमे को कॉल आउट करने का सेंस नहीं बनता, राइट। एंड ऑल्सो आपको इस लिस्ट में जितने भी एनिमेस मिलते हैं उसे पिक करने का काम तो हमने किया है, लेकिन साथ ही साथ उसे ऑर्डर में प्लेस करने का काम हमने नहीं किया है, वो काम किया है माय एनिमे लिस्ट ने। तो अगर आप लोगों को इस एनिमे की सीक्वेंस से थोड़ी भी तकलीफ होती है तो भाई हम जिम्मेदार नहीं हैं। तो बस यार भाई बहुत हो गई बातें, अब चलते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ, लेकिन उसके पहले हम हमारा इंट्रो लगा लेंगे। Push myself to my limits, I'm in it to win it. Forget the beginning, it's now that you're living. Don't be forgiven, don't fear what you're missing. A mind like a killer, you need to be driven. 10 steps ahead, you prepared in the head? Think this shit through or just wing it instead? I'm tired of working so hard for this bread. I'm hungry as fucking fucked up in the head. I'm sick of these lazy bums, they all get nothing done. Waiting to have someone take care of everyone. I don't need anyone, this shit ain't any fun. It takes hard work to make yourself a penny, son. नंबर 10 क्योको सुइरी। ये एनिमे हमें योकाई नाम की स्पिरिट्स के बारे में बताता है जो कि हमारे ह्यूमन वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं और साथ ही साथ वो काफ़ी ज़्यादा पेन एंड सफरिंग को एंड्योर करते हैं। वैसे तो आमतौर पर ये जो योकाइस होते हैं ये हमारे ह्यूमन वर्ल्ड में काफ़ी पीसफुली रहते हैं एंड किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन इनमें से कुछ योकाइस ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा वायलेंट होते हैं। Ever since Katoko Iwanaga agreed to become their god of wisdom, she has served as a mediator between two realms, solving any supernatural problems that come her way. ऐसे ही एक दिन काटोको कुरो नाम के एक बंदे को अप्रोच करती है एंड उसे वहाँ पे पता चलता है दैट इस बंदे की एक बहुत ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हुआ करती थी जो कि अनफॉर्चुनेटली कुछ समय पहले ख़त्म हो गई है। एंड ऐसे ही इवेंचुअली जो काटोको होती है वो कुरो के लिए फीलिंग्स डेवलप करना स्टार्ट कर देती है और उसे शुरुआत से ये सस्पिशन होता है दैट समथिंग सुपरनेचुरल लर्क्स विद इन हिज हार्मलेस अपीयरेंस। काटोको यहाँ पे जानती थी कि जो कुरो है वो अपनी एबिलिटीज को यूज करके योकाइस की हेल्प करने में उसे असिस्ट कर सकता है, विच विल मेक हर टास्क इवन ईजियर। एंड ये सब होने के 2 साल बाद एक सेलिब्रिटी की डेथ की न्यूज़ मीडिया में काफ़ी ज़्यादा फैलने लगती है जिसकी डेथ स्टील बीम से क्रैश होने के बाद हुई थी। एंड ये सब हो जाने के बाद इवेंचुअली काफ़ी सारे लोगों को एक फेसलेस वुमन की स्पिरिट दिखने लगती है जिसकी डेथ भी स्टील बीम से ही क्रैश होने के बाद हुई थी। एंड काफ़ी लोग ये सस्पेक्ट करते हैं कि वो पॉसिबली वही सेलिब्रिटी होगी। एंड अल्टीमेटली जब काटोको एंड कुरो उस वॉन्डरिंग स्पिरिट की हेल्प करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जिस केस को वो कन्फ्रंट करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिनिस्टर एंड पर्सनल निकलता है जो कि उन लोगों ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। नंबर 9 मोरियो नो हाकू। मोरियो नो हाकू एनिमे की स्टोरी अ क्राइम फिक्शन राइटर, अ न्यूज़ मैगजीन एडिटर एंड अ मैजिक एंड स्पिरिट स्पेशलिस्ट के ग्रुप के अराउंड रिवॉल्व करती है जो कि टोक्यो में हो रहे मिस्टीरियस मर्डर्स को इन्वेस्टिगेट करने का काम करते हैं। हमारे एनिमे की जो थीम है वो जापान 1950s पे बेस्ड है और इसकी स्टोरी नासुहिको क्योगोकू की एक नोवेल से पिक की गई है, which is the second installment in the Kyogokuro Mysterious series and a sequel to the book Summer of Yubume which doesn't have an anime. मोरियो नो हाकू एनिमे की स्टोरी सुपरनेचुरल फोकलर डायलॉग एंड कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी टेलिंग का एक बहुत ही बढ़िया ब्लेंड प्रेजेंट करती है। एंड इसकी जो स्टोरी है वो मर्डर मिस्ट्री जॉनरा को कुछ इस तरीके से शोकेस करती है जिस तरीके से कोई और एनिमे करने में कामयाब नहीं हो पाता। अनफॉर्चुनेटली इतने बढ़िया एनिमे के बारे में ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं है, बट आई इंसिस्ट यू ऑल टू वॉच दिस एनिमे। नंबर 8 टैलेंटलेस नाना। वेल इफ हम मर्डर मिस्ट्री एनिमेस की बात करें तो वहाँ पे टैलेंटलेस नाना जैसे एनिमे का जिक्र होना तो लाजमी है एंड सब इसके बारे में जानते भी हैं। इवन हमने भी हमारे चैनल पे इसके फर्स्ट सीज़न का एक्सप्लेनेशन कर रखा है और इसका सेकंड सीज़न अभी आया नहीं है। अगर हम इसकी स्टोरी लाइन की बात करें तो आज से 50 साल पहले एनिमीज ऑफ ह्यूमैनिटी नाम के कुछ हॉरिफिक क्रिएचर्स हमारे वर्ल्ड में अपीयर होना स्टार्ट हुए थे एंड दे वर रियली डेंजरस। जैसे कि इनका नाम एनिमीज ऑफ ह्यूमैनिटी जस्टिफाई करता है कि ये लोग ह्यूमंस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए आए थे, तो इनसे फाइट करने के लिए कुछ गिफ्टेड ह्यूमन टीनेजर्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिनके पास टैलेंट नाम की सुपरनेचुरल एबिलिटीज होती हैं। फिर अल्टीमेटली वो सारे टीनेजर्स क्योंकि अपनी एबिलिटीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर होते हैं तो फिर वो अपने टैलेंट्स को इंप्रूव करने के लिए और ज़्यादा पॉलिश करने के लिए एक आइलैंड में गैदर होते हैं जहाँ पे उनके साथ नानाओ नाम का एक ऐसा टीनेजर होता है इसके पास कोई एबिलिटी नहीं होती, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ नॉट बीइंग टैलेंटेड नानाओ को वहाँ पे नाना नाम की एक और बंदी के साथ एडमिशन दे दिया जाता है जिसके पास माइंड रीडिंग एबिलिटीज़ होती हैं। फिर इवेंचुअली जब ये सब हो जाता है तो एक एक करके वहाँ पे सारे टीनेजर्स की मौत होने लगती है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है ये चीज़ समझने के लिए हमें एनिमे ही देखना होगा। नंबर 7 एवरीथिंग बिकम्स एफ द परफेक्ट इनसाइडर।
वैसे तो उस रिमोट आइलैंड पे शिकी के अलावा कोई और नहीं रहता और ना तो वहाँ पे कोई विजिटर्स आया करते हैं, लेकिन स्टिल एक दिन वहाँ पे प्रोफेसर साइकावा एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट निशिनो सोको शिकी से मिलने के लिए आते हैं। बट अपेरेंटली उस रिमोट आइलैंड में पहुंचने के बाद जब वो दोनों शिकी की रिसर्च फैसिलिटी में पहुंचते हैं तो वहाँ पे उन्हें शिकी की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसके बाद वो दोनों एक क्लासिकल लॉक्ड रूम मर्डर मिस्ट्री को फेस करते हैं। एंड ऐसा होने के बाद यहाँ पे दो सिनेरियोस और पॉपअप होते हैं, या तो इन दोनों में से किसी एक ने शिकी को मार दिया है या तो फिर साथ ही साथ यहाँ पे रिमोट आइलैंड पे कोई और भी प्रेजेंट है। वैसे तो ये प्लॉट सुनने के बाद हमें ये एनिमे काफ़ी इंटरेस्टिंग येट नॉट सो यूनिक नज़र आता है, बट जो चीज़ें हैं वो इतनी सिंपल नहीं है एंड मैनी सीक्रेट्स आर स्टिल हिडन। जैसे जैसे एनिमे की स्टोरी आगे बढ़ेगी हमें कई सारी चीज़ें अनफोल्ड होती नजर आएंगी और साथ ही साथ हमें यहाँ पे ये जानने मिलेगा कि शिकी का मर्डर आखिर किसने किया है। एंड अगर आप लोग ये देखना चाहते हैं कि शिकी की मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हो पाती है या नहीं तो आपको एनिमे ही देखना होगा। नंबर 6 ब्लैक बटलर। इस एनिमे की स्टोरी यंग सील फैंटम हाइव नाम के एक कैरेक्टर के अराउंड रिवॉल्व करती है जो कि द क्वींस गार्ड डॉग होता है और जो उसकी जॉब होती है वो होती है अपनी क्वीन के लिए इंग्लैंड में हो रहे डिफरेंट अनसेटलिंग इवेंट्स को अनफोल्ड करना। एंड यंग सील फैंटम हाइव को उसके काम में असिस्ट करने की जो जॉब होती है वो होती है सेबेस्टियन मिखेलिस नाम के एक क्वींस लॉयल बटलर की जिसके पास इनह्यूमन एबिलिटीज हैं। ड्यूरिंग वन ऑफ हिज ब्लीकेस्ट मूवमेंट सीन ने सेबेस्टियन नाम के एक डीमन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसके अकॉर्डिंग वो अपनी पर्सनल वेंजेंस को सीख करने के लिए अपनी सोल को उसे ट्रेड कर देता है। सील एंड सेबेस्टियन के इस राज की वजह यह है कि पास्ट में कुछ लोगों ने सील के साथ बहुत ही बुरी चीजें की थी एंड नाउ ही वांट्स टू टेक रिवेंज एंड ही वोंट सेटल विदाउट इट। एंड इन करंट टाइम जो सेबेस्टियन है वो सील के साथ वर्क करता है एंड अपनी ड्यूटीज को पूरी तरीके से फुलफिल भी करता है एकदम परफेक्ट वे में, लेकिन उसे साथ ही साथ इंतजार है कि कब सील की जो सोल है वो फ्री होगी और वो उसे कंज्यूम कर ले। लेकिन जैसे जैसे सील अपने एडवेंचर में आगे बढ़ता है तो सेबेस्टियन और सील एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को फॉर्म कर लेते हैं, लेकिन ये कैसे होता है और इसके बारे में और चीज़ें जानने के लिए आपको एनिमे ही देखना होगा। नंबर 5 द कुबिकिरी साइकिल। इस एनिमे में ड्यू टू अ मिस्टीरियस डिसीज हमारे एनिमे की प्रोटैगनिस्ट अकागामी को उसकी फैमिली एक रोज फेदर नाम के रिमोट आइलैंड पर रहने के लिए फोर्स करती है जहाँ पे शी वुड ओनली हैव अ हैंडफुल ऑफ मेट्स। क्योंकि हमारे एनिमे की प्रोटैगनिस्ट अकागामी एक जीनियस है और जिस आइलैंड पे वो रहती है वहाँ पे उसकी लाइफ में ज़्यादा एंटरटेनिंग कुछ नहीं होता, तो अपने एंटरटेनमेंट के लिए वो कई सारे जीनियस गेस्ट को आइलैंड पे इनवाइट करती है, इंक्लूडिंग कंप्यूटर सर्वेंट टोमो कुनागिसा एंड अननेम्ड असिस्टेंट, स्किल्ड फॉर्चून टेलर माकी हिमेना, फेमस आर्टिस्ट कानामी इबुकी, अकेडमिक स्कॉलर अकाने सोनोयामा एंड द रेनाउंड कुक योयोई साशिरोनो। वैसे तो वहाँ पे सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक रात उनमें से एक गेस्ट का मर्डर हो जाता है, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि वो मर्डर किसने किया है और आखिर कोई उस पर्सन का बिना किसी रीज़न मर्डर क्यों करेगा ये बात भी किसी को समझ नहीं आती। जब बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी कोई उस किलर का पता नहीं लगा पाता तो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा टेंस सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो टोमो की असिस्टेंट है वो क्योंकि नहीं चाहती कि इस पूरे कश्मकश में किसी और इंसान को भी अपनी जान गंवानी पड़े तो वो उस किलर को ढूंढने की जिम्मेदारी अपने कंधों में ले लेती है। लेकिन आखिर क्या वो किलर को ढूंढ पाएगी और इस एनिमे में आखिर आगे जाके क्या होगा यह हमें एनिमे देख के ही पता लगेगा। नंबर 4 इट इन्वेडेड। सो ये एनिमे लिस्ट में वन ऑफ माय फेवरेट एनिमे है एंड इसे हम पहले बाय द वे एक्सप्लेन भी कर चुके हैं बिकॉज ये एनिमे है ही इतना ज़्यादा स्पेशल। इस एनिमे में मिजू हानमे नाम का एक बहुत ही हाईली डेवलप्ड सिस्टम यूज़ किया जाता है जिसकी हेल्प से यूज़र किसी भी ह्यूमन के माइंड में इन्वेड कर सकता है विद अ फ्यू सर्टेन कंडीशंस। इट इन्वेडेड एनिमे में मेनली इस टेक्नोलॉजी को डिटेक्टिव्स यूज़ करते हैं टू कैच अ क्रिमिनल आफ्टर ही कमिट्स अ क्राइम। जब भी कोई क्रिमिनल अपने क्राइम को कमिट करता है तो उसका ब्रेन कुछ सर्टेन कॉग्निशन पार्टिकल्स को एमिट करता है जिसे यूज़ करके अल्टीमेटली वो डिटेक्टिव उस क्रिमिनल के एडवेल यानी कि उसके अनकॉन्शियस माइंड में इन्वेड कर सकते हैं। अगर आप उस क्रिमिनल के कॉग्निशन पार्टिकल्स को यूज करके उसकी साइकी में एंटर करते हो तो वहां पे जाके आप उसकी आइडेंटिटी को भी फाइंड आउट कर सकते हो, बट जो बंदा उस इडवेल में एंटर करता है उसको भी मर्डरर होना जरूरी है। एंड एनिमे में हमारा जो प्रोटैगनिस्ट डिटेक्टिव नारी हिसोगो है वो इस कंडीशन को फुलफिल करता है क्योंकि पास्ट में उसने ड्यू टू अ सर्टेन रीजन एक मर्डर को ना चाहते हुए कमिट किया था। वैसे तो एनिमे की शुरुआत में मिजू हानमे को बस सीरियल किलर्स को कैच करने के लिए यूज किया जाता था, लेकिन अल्टीमेटली चीजें काफी ज्यादा बदल जाती हैं एंड एक काफी ज्यादा डिफरेंट बिगर पिक्चर सामने लेकिन वो बिगर पिक्चर क्या है और उसके बारे में जो बाकी की बातें हैं वो हमें एनिमे देख के ही जाननी होंगी। नंबर 3 गोसेक।
इस एनिमे में हमारे प्रोटैगनिस्ट का नाम काजुया होता है, जो कि सेंट मार्गरेट एकेडमी नाम के एक बहुत ही लग्जूरियस बोर्डिंग स्कूल में स्टूडेंट होता है। एंड दिस स्कूल इज सिचुएटेड इन सदर्न यूरोपियन कंट्री ऑफ सुविल। क्योंकि काजुया जापान से बिलोंग करता था एंड इसके जो मोस्टली फेलो क्लासमेट्स थे वो यूरोपियन कंट्रीज से बिलोंग करते थे, तो उसकी अपीयरेंस का यहाँ पे ऑब्वियसली मजाक उड़ाया जाता था बिकॉज वो डिफरेंट थी एंड उसे ब्लैक रीपर बुलाया जाता था। उसे ये नाम इसलिए दिया गया था बिकॉज ही पोजेस जेट ब्लैक हेयर एंड डार्क ब्राउन आइज। एंड ये निकनेम ओरिजिनली एक अर्बन लेजेंड पे बेस्ड है, विच मीन्स द ट्रेवलर हु ब्रिंग्स डेथ इन द स्प्रिंग। ऐसे ही एक दिन काजुया अपने बोर्डिंग स्कूल की लाइब्रेरी में जाता है और वहाँ पे गोस्ट स्टोरीज की एक बुक को तलाशने लगता है, बट लेटर हिज फोकस सून चेंजेस एज ही बिकम्स क्यूरियस अबाउट अ गोल्डन स्ट्रैंड ऑफ द हेयर ऑन द स्टेयर्स। ऐसे ही एक दिन काजुया अपने बोर्डिंग स्कूल की लाइब्रेरी में जाता है एंड वहाँ पे जाने के बाद गोस्ट स्टोरीज की बुक को तलाशने लगता है, बट लेटर हिज फोकस सून चेंजेस एज ही बिकम्स क्यूरियस अबाउट अ गोल्डन स्ट्रैंड ऑफ हेयर्स ऑन द स्टेयर्स। जब काजुया स्टेयर्स को फॉलो करता है तो वो अल्टीमेटली एक बहुत ही ब्यूटीफुल से गार्डन में पहुंच जाता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात विक्टोरिक नाम की एक बंदी से होती है। एक तो बंदी यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, ऊपर से इसके पास फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की एबिलिटीज़ भी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस बोर्डिंग स्कूल में बस यही एक अनयूजुअल एंड मिस्टीरियस सी बात नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा और भी मिस्टीरियस चीज़ें होने लगती हैं, लाइक अपीयरेंस ऑफ अ गोस्ट शिप एंड एन एल्केमिस्ट विद द पावर ऑफ ट्रांसम्यूटेशन। वैसे तो इस एनिमे में आगे जाके काफ़ी ज़्यादा और भी बिजार सी चीज़ें होंगी और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन से एस्केप करने के लिए काजुआ एंड विक्टोरिक को साथ में काम करना पड़ेगा, लेकिन वो क्या चीज़ें होंगी वो देखने के लिए तो आपको एनिमे ही देखना होगा। नंबर 2, डेथ नोट। चाहे अगर हम मर्डर मिस्ट्री एनिमेस की बात करें या फिर हम क्राइम थ्रिलर एनिमेस की बात करें, अगर हम उसमें डेथ नोट को इंक्लूड नहीं करते हैं तो हमारी जो लिस्ट है वो एकदम अधूरी रह जाएगी, बिकॉज डेथ नोट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एवर एनिमे क्रिएटेड इन द रिस्पेक्टिव जॉनरास। अगर हम डेथ नोट एनिमे के प्लॉट की बात करें तो एक दिन एक शिमिगामी ऑल्सो नोन एज जैपनीज गॉड ऑफ डेथ अपने साथ डेथ नोट नाम की एक बुक को लेकर ह्यूमन वर्ल्ड में आता है। अगर किसी भी ह्यूमन के हाथ उस शिमिगामी की डेथ नोट लग जाती है और अगर वो अपने विक्टिम का फेस एंड नेम जानता है तो वो बड़ी ही आसानी से उस डेथ नोट का यूज़ करके उसकी जान ले सकता है। उस ह्यूमन को बस अपने विक्टिम के फेस को इमेजिन करते हुए डेथ नोट में उसका नाम लिखना होगा और उसके बाद अल्टीमेटली उस विक्टिम की डेथ हो जाएगी विद द स्पेसिफाइड रीज़न। और अगर आप लोग इसकी पार्ट्स को समझते हैं तो आप जान सकते हैं कि अगर ये किसी गलत हाथों में लग जाती है तो क्या होगा। वैसे तो हमारे एनिमे के वर्ल्ड में सेवरल डिफरेंट शिमिगामीस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमारे एनिमे की जो स्टोरी है वो सिर्फ एक ही शिमिगामी के अराउंड मेनली रिवॉल्व करती है, जिसका नाम है रियूक। एंड जो रियूक है वो ह्यूमंस के वर्ल्ड में अपनी डेथ नोट को सिर्फ इसी वजह से फेंक देता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा था और उसे ह्यूमंस का रिएक्शन देख के एंटरटेनमेंट लेना था। जब रियूक अपनी डेथ नोट को ह्यूमन वर्ल्ड में फेंक देता है तो वो जो डेथ नोट है वो लाइट यागमी नाम के एक हाई स्कूल स्टूडेंट के हाथ में लग जाती है, जिसके पास अबोव एवरेज IQ होता है, और जब उसे डेथ नोट हासिल होती है तो उसे समझ ही नहीं आता कि वो रियल है या नहीं। लेकिन लाइट यागमी यहाँ पे डेथ नोट को टेस्ट करने के लिए क्रिमिनल का नाम उसके ऊपर लिखता है, जिसके बाद अल्टीमेटली उस क्रिमिनल की डेथ हो जाती है, जिसके बाद सारी रियलिटी लाइट यागमी के सामने आ जाती है। लाइट यागमी को जैसे ही डेथ नोट की एबिलिटीज़ के बारे में कंफर्म हो जाता है तो वो इमीडिएटली समझ जाता है कि उसके हाथ एक बहुत ही पावरफुल एबिलिटी लग गई है और उसका यूज़ करके वो बहुत कुछ अचीव कर सकता है। लेकिन अब लाइट यागमी डेथ नोट को कैसे और क्यों यूज़ करेगा अगर मैं आपको इस वीडियो में बताने बैठता हूं तो मैं उस टॉपिक को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, तो इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एनिमे ही जाके देखिए। नंबर 1, डिटेक्टिव कोनन। इस एनिमे में हमारे प्रोटैगनिस्ट का नाम शिंची कुडोऊ होता है, जो कि एक अबोव एवरेज IQ वाला हाई स्कूल स्टूडेंट होता है, एंड डेट्स वाई वो अपनी ब्रेन की एबिलिटीज़ को हमेशा यूज़ करने के लिए ऐसे डिटेक्टिव क्राइम सॉल्व करता रहता है। ऐसे ही एक दिन शिनिची कुछ सस्पिशियस से बंदों को फॉलो करने लग जाता है एंड इट वॉज अ बिग मिस्टेक, क्योंकि ऐसा करने के बाद वो उनकी इलीगल एक्टिविटीज़ को विटनेस कर लेता है और अल्टीमेटली वो लोग भी शिनिची को नोटिस कर लेते हैं कि उसने उन्हें देख लिया है। एंड टू गेट रेड ऑफ हिम वो लोग शिनिची को पकड़ के कोई रैंडम केमिकल फोर्सफुली उसे कंज्यूम करा देते हैं और वो लोग ये सोचते हैं कि ऐसा होने के बाद शिनिची की डेथ हो जाएगी और वो उसे उसके हाल पे छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ उस केमिकल का शिनिची की बॉडी पे कुछ ऐसा असर होता है कि उसकी बॉडी की जो फिजिकल एज होती है वो कम हो जाती है और वो वापस से अपने चाइल्डहुड वाले फॉर्म में आ जाता है जब वो 7 ईयर्स का था, लेकिन उसके ब्रेन पे कोई असर नहीं होता। शिनिची ये बात काफ़ी अच्छे से जानता है कि अगर उसने दुनिया को बता दिया कि उसके साथ क्या हुआ है और अगर उसके जिंदा होने की खबर उन लोगों तक पहुंच गई तो वो वापस से शिनिची को मारने आएंगे और इस बार वो उसके क्लोज वंस को भी मार सकते हैं। एंड इसी वजह से शिनिची अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी छुपाने के लिए अपना नाम एडोगावा कोनन रख लेता है और जब तक उसे अपना ओरिजिनल फॉर्म वापस नहीं मिलता वो एडोगावा कोनन की तरह ही अपनी नॉर्मल लाइफ को कंटिन्यू करेगा। शिनिची ये बात काफ़ी अच्छे से जानता है कि अगर वो अपने ओरिजिनल फॉर्म को वापस पाना चाहता है तो उसे कैसे भी करके उन लोगों के अगेंस्ट फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना होगा और ऐसा करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। एंड एनिमे में ऐसा करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा इनसिग्निफिकेंट येट काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार क्राइम्स को धीरे धीरे सॉल्व करके इवेंचुअली एक बहुत ही बिगर पिक्चर को अनफोल्ड करेगा, लेकिन इसके आगे की स्टोरी के लिए आपको एनिमे ही देखना होगा।
तो बस यार भाई, आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं और ये थे टॉप 10 मर्डर मिस्ट्री एनिमेस ऑफ ऑल टाइम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने जैसे और एनिमे फैंस के साथ शेयर करो। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो पास वाले बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर देना भाई। अगर आप लोग हमसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं एंड हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फाइनली, अगर आप लोग हमारे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन करके एक स्पेशल मेंबर बन सकते हैं एंड कुछ एडिशनल बेनिफिट्स पा सकते हैं। तो बस यार भाई, आज के इस एनिमे रिव्यू वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं और हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। सारी है गुर्बत में रातें कई, किताबों में मिली नहीं बातें मेरी। मुसाफिरी सही, हम लोग कातिल नहीं, सूरज से छुपते वो बादल नहीं। हम तो पागल ही सही हो, जागरी नहीं। ये बस्ती अगर हम हो हाजिरी नहीं, हम बहादुरी सही मिली चादरी नहीं। पाँव फैलाते तो होती है आमद नहीं, हम खो बैठे अपनों को, पूरे करे सपनों को, तोड़ेंगे नहीं कस्मों को, कर देता नज़्मों को। सफर किया चप्पलों में, गिन मेरे कदमों को, भरे हम तो जख्मों को, गिन मेरे अपनों को। फेम को लिया नहीं कभी सर पे, लड़के जो करते हम छोड़ बैठ करके। हम आग जैसे बढ़ गए, राख होते झलके, आंखों के नीचे हल्के, ये कागज भी अब डरते।